तो बच्चों आप लोग सब कैसे हैं भाई? मैंने पिछली वाली क्लास में आप लोग को पूरा श्रोडिंगर इक्वेशन, एस पी डी एफ ऑर्बिटल्स, उनमें नोट्स और उनके कैसे ग्राफ बनते हैं, वे सारी बातें आपको समझा दी थी। उतना आपको करना ही है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से रिलेटेड उतनी बातें आपको करना ही है, ठीक है। और अब उसके आगे टॉपिक डालिए क्वांटम नंबर। तो हमारा बेटा आज का टॉपिक है क्वांटम नंबर्स, क्वांटम संख्याएं। ध्यान से सुनना। श्रोडिंगर तरंग समीकरण काफी बड़ा इक्वेशन है और जब उसका आप हल निकालते हो तो आपको 3 क्वांटम संख्याएं प्राप्त होती हैं। तो लिखिए श्रोडिंगर तरंग समीकरण के हल से 3 क्वांटम संख्याएं प्राप्त होती है। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। 3 क्वांटम संख्याएं प्राप्त होती हैं। जो 3 क्वांटम संख्याएं हैं ये NLM है। ये NLM, ये 3 क्वांटम संख्याएं हमको श्रोडिंगर तरंग समीकरण से मिलती है। बोले सर हमने तो 4 क्वांटम संख्याएं पढ़ी हैं। बिल्कुल, आपने भी पढ़ी है, मैंने भी पढ़ी है। एक और क्वांटम संख्या है चक्रण क्वांटम संख्या। जो चक्रण क्वांटम संख्या है वह स्पेक्ट्रम के अध्ययन से प्राप्त होती है। चौथी स्पिन एस क्वांटम संख्या, स्पिन एस क्वांटम संख्या स्पेक्ट्रम के अध्ययन से प्राप्त होती है, स्पेक्ट्रम के अध्ययन से प्राप्त होती है। ये स्पेक्ट्रम के अध्ययन, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्नोलॉजी होती है। एक स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्नोलॉजी जब हम इसमें यूज करते हैं, स्पेक्ट्रमिक स्टडी करते हैं, तब हमको स्पिन क्वांटम संख्या प्राप्त होती है। तो NLM obtained from the Schrodinger wave equation while S obtained from the spectroscopic study। ठीक है, तो ये 2 बातें बहुत सिंपल थी जो आपको मैंने समझाई। अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। जो क्वांटम संख्याएं NLMS, ये इलेक्ट्रॉन के बारे में संपूर्ण जानकारी देती है। NLMS 4 क्वांटम संख्याएं हैं जो इलेक्ट्रॉन के बारे में, अर्थात इलेक्ट्रॉन की अवस्थाओं के बारे में जानकारी देती हैं। चारों क्वांटम संख्याएं इलेक्ट्रॉन की अवस्था के बारे में जानकारी देती हैं। ठीक है, तो इस तरह हम इन्हें एक तरह से एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं। एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस तरह इन्हें जो जानकारी दे रही हैं, तो इसलिए हम इनको एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का पता सब जानते हैं ना, मेरा पता तुम्हारा पता, तो इलेक्ट्रॉन का पता माने एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इन चारों क्वांटम संख्याओं को इलेक्ट्रॉन की एड्रेस कहा जा सकता है। अब ये जो बात आती है अवस्था, बोले सर अवस्था क्या चीज है? तो अवस्था में 2 चीजें मुख्य होती है, ऊर्जा और कोणीय संवेग।
ये मेन चीज होती है कि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या है, उसका कोणीय संवेग क्या है, इसकी जो जानकारी है मेनली वो क्वांटम नंबर से मिलती। यही हम अवस्था टर्म को एक्सप्लेन करना। बोले कोई कहे आपसे कि भाई अवस्था टर्म को एक्सप्लेन तो करो, क्या होती है अवस्था, तो तुम क्या बताओगे? बोले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, ये दो मेन बात होती हैं। बाकी और अब अपन को पढ़ना ही है, क्वांटम संख्याएं तो पढ़ रहे हैं अपन, तो इसको वहां पर इस तरह से नोट कर लो। क्लियर हो गया बेटा? आपको क्लियर हो गया पूरा ये? अब हम लिख रहे हैं सबसे पहला, टोटल 4 क्वांटम संख्याएं हमको मालूम हो गई। हम सबसे पहले लिख रहे हैं मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या जिसे आप बोल रहे हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इज डिनोटेड बाय n। इसको n से हम डिनोट करते हैं, n से इसे डिनोट करते हैं। और सबसे पहली बात, यह ऑर्बिट की, ऑर्बिट माने कक्षा, कक्षा के बारे में सारी जानकारी देती है। ये कक्षा की जानकारी देती है, ये कक्षा की जानकारी देती है। कक्षा और n के मान, यहाँ देखिए ये सपोज हो गया नाभिक, ये पहली कक्षा है, ये दूसरी कक्षा है, तीसरी कक्षा है, चौथी कक्षा, पांचवी कक्षा। तो ये K L M N O P इस तरह हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये प्रथम कक्षा है जिसके लिए n का मान 1 है। ये n, इस n का मान प्रथम कक्षा के लिए 1 2 3 4 5 और बढ़ते बढ़ते इंफिनिटी तक चला जाता है। n का मान कभी भी 0 नहीं होता, n का मान कभी भी 0 नहीं होता है। n का मान 1 2 3 4 5 से इंफिनिटी तक जा सकता है, किंतु 0 कभी भी नहीं होता। तो अब बताओ ये क्या हो गई? कक्षा को व्यक्त कर रहा है, ये कक्षा को व्यक्त कर रहा है। ठीक है, अब आपने बोर कक्षा पूरी पढ़ ली है, बोर के रिलेटेड सारी बातें आप पढ़ चुके हो, मैं वही पढ़ा रहा हूं थोड़ा। ठीक है, तो अब ये पहली बात हो गई, n का मान, ये आपको पहली बात क्लियर हो गई, तो फटाफट लिखें। अब बताओ दूसरी बात, n अगर आपको पता हो, मैं बोल दूं आपको पहली कक्षा का अर्धव्यास निकालिए, तो तुम पहली कक्षा का अर्धव्यास निकाल सकते हो। अर्धव्यास r इक्वल टू होता है 0.53 इंटू n स्क्वायर अपान z। जिन बच्चों को n का मतलब नहीं मालूम है तो वो क्लियर है, 1 2 3 4 ये पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा, पांचवी कक्षा, और ये एंस्ट्रॉम यूनिट में होता है। ये r अर्धव्यास आप निकाल सकते हैं। तो और z का मतलब होता है एटॉमिक नंबर, z का मतलब होता है परमाणु क्रमांक। मैं इसलिए लिखता हूं कि हो सकता है कोई बच्चा नया हो तो उसको भी जेड का मतलब क्लियर हो जाए। जेड जैसे बेटा हाइड्रोजन के लिए जेड का मान 1, हीलियम के लिए जेड का मान 2, लिथियम के लिए जेड का मान 3, परमाणु क्रमांक बेरिलियम के लिए जेड का मान 4, इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब ध्यान से सुनना, हमें ऑर्बिट की पूरी जानकारी दे रही है एन बच्चों, ऑर्बिट की पूरी जानकारी माने ऑर्बिट की त्रिज्या बता सकते हो आप, यहां से यहां तक की त्रिज्या, ये पहली ऑर्बिट की त्रिज्या हो गई, ये दूसरी ऑर्बिट की त्रिज्या हो गई, ये तीसरी ऑर्बिट की त्रिज्या हो गई। तो आप n की सहायता से, n की सहायता से कक्षा की त्रिज्या, कक्षा की त्रिज्या की जानकारी दे सकते हो। बच्चों कक्षा की त्रिज्या अगर पता चल जाए, देखो ये इसकी त्रिज्या पता चल जाए, ये त्रिज्या आपको पता चल जाए, तो तुम इसका आकार बतला सकते हो। देखो छोटे आकार का ऑर्बिट है, ये बड़े आकार का ऑर्बिट है, ये और बड़े आकार का ऑर्बिट है। तो n की सहायता से कक्षा की त्रिज्या की जानकारी मिलती है और n की सहायता से कक्षा का आकार
आकार की जानकारी मिलती है। कक्षा का आकार, बच्चों पहली कक्षा का आकार सबसे छोटा है, दूसरी कक्षा का आकार और बड़ा है, तीसरी का आकार और बड़ा है, चौथी का आकार और बड़ा, तो आकार आपका बढ़ता चला जाएगा। तो एन की सहायता से कक्षा की त्रिज्या और कक्षा का आकार ये दोनों हम बता सकते हैं कि किसका, पहली कक्षा का आकार छोटा है, दूसरी का और बड़ा है, तीसरी का और बड़ा आकार है। तो आकार की हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं इसकी सहायता से। बताओ, ये आर का बहुत इंपॉर्टेंट, ये एन का बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है। माने मुख्य क्वांटम संख्या से कक्षा का आकार पता कर सकते हैं। बच्चों जो कक्षा का आकार होता है वही कक्षक का आकार होता है। तो यहाँ पर कक्षा का आकार भी वही है, कक्षक का आकार भी वही है। तो कक्षक का आकार भी आप बता सकते हैं। ये आपको नीट में पूछा गया है, कक्षक का आकार, कक्षक की आकृति। तो बेटा कक्षक का आकार बताने वाली क्वांटम संख्या है मुख्य क्वांटम संख्या है, लिख दिया मैंने। बोले सर कक्षक कहाँ, देखो ये पहली कक्षा है, तो पहली कक्षा में ऑर्बिट में जो एस ऑर्बिटल होता है उसको आप ऐसा दर्शाते हो कि नहीं, ये एस ऑर्बिटल है ये, तो एस ऑर्बिटल का आकार ये 1s ऑर्बिटल का आकार हो गया, ये 2s ऑर्बिटल का आकार हो गया। तो आप 2s ऑर्बिटल के आकार को भी बतला सकते हो, 1s ऑर्बिटल के आकार को भी बतला सकते हो। तो ऑर्बिटल का आकार बोले तो भी n, और ऑर्बिट का आकार बोले तो भी n, ये दोनों से हम बता सकते हैं, n से ही बता सकते हैं। चलिए अगला, अब देखो बच्चों, इलेक्ट्रॉन यदि फर्स्ट ऑर्बिट में है तो उसकी ऊर्जा बतला सकते हैं, इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में हो तो उसकी ऊर्जा बतला सकते हैं। माने दूसरा पॉइंट, एन की सहायता से कक्षा की ऊर्जा या एन की सहायता से कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बतलाई जा सकती है। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा आप बता सकते हैं, और आपको पूरी पढ़ा चुका हूं मैं, पूरी पढ़ा चुका हूं इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बताने के लिए, इक्वल टू -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपान एन स्क्वायर, ये इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। जेड बेटा ये परमाणु क्रमांक है और एन का मान ये रखा है 1 2 3 4। तो आप अगर आपको हाइड्रोजन की पहली कक्षा में ऊर्जा बताना है तो पहली कक्षा के लिए एन का मान 1 रख देना और जेड का मान 1 रख देना। तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है पर एटम, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम है ये। तो आप किसी कक्षा की ऊर्जा भी एन की सहायता से बतला सकते हैं। देखिए एन आ रहा है। तीसरी बात, तो क्वेश्चन आए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, तो आप एन की सहायता से, कक्षा की आकार तो एन की सहायता से, कक्षा की आकृति नहीं, एन से नहीं बतलाई जाएगी, आकृति नहीं, आकार और आकृति में अंतर होता है, वो अब भी मैं आपको बताऊं। तो ये आपने लिख लिया। इलेक्ट्रॉन का, अगली बात, इलेक्ट्रॉन का कक्षा में कोणीय संवेग, इलेक्ट्रॉन का कक्षा में कोणीय संवेग आप एन से बतला सकते हैं, एन से। इलेक्ट्रॉन का कक्षा, एन मतलब ये देखिए क्या होता है, कोणीय संवेग होता है mvr, ये कोणीय संवेग इक्वल टू n इंटू एच अपान 2 n इंटू एच अपान 2 जहाँ n का मान आप रख देंगे 1 2 3 4 5 जो भी है, जहाँ n का मान ये था 1 पहली कक्षा में कोणीय संवेग, दूसरी कक्षा में कोणीय संवेग, तीसरी कक्षा में, तो मैं पहली कक्षा में कोणीय संवेग, पहली कक्षा में कोणीय संवेग, पहली कक्षा में जो कोणीय संवेग होगा ये n1 इंटू एच अपान 2 और आपको एक बार एच अपान 2 का अर्थ भी समझा दिया है मैंने। एच अपान 2 को आप एच ऐसा लिख सकते हैं, तो इसको आप लिख सकते हैं 1 इंटू एच डिराक। तो पहली कक्षा में क्वेश्चन आया, यहाँ पर वर्ड पर ध्यान दीजिए, कक्षा
कक्षा में कोणीय संवेग तो n इंटू एच अपान 2 पाई होता है। ये आपको बहुत डिटेल में कोणीय संवेग जब मैंने आपको बोर मॉडल पढ़ाया था तब मैंने पूरा आपको समझा दिया था। बोर मॉडल के टाइम पर इसे मैं पूरा समझा चुका हूं, तो आपको वहां ध्यान देना है। पहली कक्षा में कोणीय संवेग। बच्चों यदि दूसरी कक्षा, अगर हम द्वितीय कक्षा की बात करें तो द्वितीय यहाँ पर n का वैल्यू आप 2 रख दीजिए, 2 रख दीजिए तो ये 2h डिराक हो जाएगा। तो ये इस तरह से कक्षा में, यहाँ पर ध्यान से सुनना, कक्षा मतलब भूलना नहीं, आर्बिट, आर्बिट, ये पहली आर्बिट, दूसरी आर्बिट, तीसरी आर्बिट, आर्बिट में कोणीय संवेग आप बता सकते हैं। तो हमें n से इतनी सारी जानकारियां हमें मुख्य क्वांटम संख्या से मिलती हैं। तो मुख्य क्वांटम संख्या जो है कक्षा के बारे में पूरी जानकारी, माने कक्षा से रिलेटेड जो भी चीज है, ऑर्बिट से रिलेटेड जो भी चीज है, वो सब आप इससे पता कर सकते हो। तीसरी बात, इसको अपन आगे भी एक्सप्लेन करेंगे। किसी कक्षा में उप कक्षाओं की संख्या, किसी कक्षा में उप कक्षाओं की संख्या n के बराबर ही होती है। यदि आपको कक्षा n दी जा रही है तो उसमें उप कक्षाएं भी n होंगी। जैसे आपको पहली कक्षा दी गई है तो पहली कक्षा में उप कक्षाओं की संख्या एक ही होगी, ठीक है। दूसरी कक्षा दी गई है, कक्षा नंबर 2, तो उसमें उप कक्षाओं की संख्या 2 होगी। तीसरी कक्षा दी गई है तो उसमें उप कक्षाओं की संख्या 3 होगी। बोले सर, तो ये आपको आगे मैं पढ़ाऊंगा, पर आप यहाँ पर ध्यान से समझ लें। किसी कक्षा में, माने ये पहली कक्षा है, ये K कक्षा है, ये L कक्षा है, ये M कक्षा है, इनमें उप कक्षाओं की संख्या वही n के बराबर होती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको अपन अब भी 5 मिनट बाद फिर समझेंगे, 5 मिनट बाद बस। लिख लिया बेटा आपने? अब यहाँ उपकक्षा की बात की गई, यहाँ देखिए, अब मैं अगला लिख रहा हूं। किसी कक्षा में कक्षकों की संख्या, कक्षकों की संख्या, बेटा कक्षक मतलब आर्बिटल्स की संख्या की बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा n²। ये देखिए, पहली कक्षा में एक ऑर्बिटल होगा, एक का स्क्वायर किया एक आ गया। दूसरी कक्षा यानी कक्षा नंबर L में ये 2 का स्क्वायर किया तो 4 ऑर्बिटल आ गए। तीसरी कक्षा M में 3 का स्क्वायर किया तो कितना आ गए बोलो? 9 ऑर्बिटल्स आ गए। यदि आपको KLMN दिया जाता, माने चौथी कक्षा दी जाती, तो चौथी कक्षा में 4 का स्क्वायर आप कर दोगे तो ये आ जाएंगे 16 ऑर्बिटल। तो इस तरह से हम ऑर्बिटलों की संख्या निकाल सकते हैं। किसी भी कक्षा में यदि आपको ऑर्बिटलों की संख्या निकालना है तो n² लगा दीजिए कक्षा में। यहाँ पर ध्यान से एक एक बात, ये है कक्षा और ये है ऑर्बिटल्स, कक्षकों की संख्या। तो ये आपके कक्षकों की संख्या आ जाएगी सीधी कक्षाओं में। तो लिखिए बच्चों, लिख लिया? तो ध्यान दीजिए, अब यहां जब उपकक्षा की बात करें तो n,
कक्षकों की बात करें तो n स्क्वायर, और इलेक्ट्रॉनों की बात करें, यहां पर देखिए अब मैं बदल रहा हूं मामला। किसी कक्षा में अधिकतम, यहां पर वर्ड आ गया अधिकतम इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसकी बात कर रहे हैं, तो ये होता है 2n स्क्वायर। तो बच्चों सब जगह 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गया आपका 2, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ आपका ये आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा कितना, जरा देखो 8 इलेक्ट्रॉन। दूसरी कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। तीसरी कक्षा में अधिकतम देखिए 18 इलेक्ट्रॉन, आपने पढ़ा होगा। चौथी कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन? 32 इलेक्ट्रॉन। तो ये अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n स्क्वायर के बराबर होती है, और ये जो 2n स्क्वायर नियम कहलाता है, इसे बोलते हैं बोर-बरी का नियम। इस 2n स्क्वायर नियम को बोलते हैं बोर-बरी नियम। कोई क्वेश्चन पूछे बोर-बरी नियम क्या है, तो तुम क्या बोलोगे? बोर-बरी नियम ये होता है, किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n स्क्वायर होती है, इसे बोलते हैं बोर-बरी का नियम। अब बताओ आप लोग को ये बात पूरी क्लियर हो गई अच्छे से? यस सर। तो बोर-बरी का नियम क्या है वो बात बिल्कुल एकदम क्लियर होनी चाहिए। तो 2n स्क्वायर नियम को ही बच्चों बोर-बरी का नियम कहेंगे। 2n स्क्वायर रूल इज कॉल्ड बोर-बरी रूल। आ गया समझ में बोर-बरी रूल क्या होता है? अब ये n से रिलेटेड पूरी बातें मैंने आपको समझा दी। अब n आपका पूरा कंप्लीट हो चुका, और आपने बोर मॉडल में भी n को पूरी तरह से समझ लिया था। चलिए अगली बात हम करते हैं। हाँ, आप इलेक्ट्रॉन की गति भी बता सकते हो। इलेक्ट्रॉन की कक्षा में, इलेक्ट्रॉन का कक्षा में वेग v इक्वल टू 2.2 इंटू 10⁶ इंटू z अपॉन n मीटर पर सेकेंड। तो z आपको समझ में आता ही है, n आपको मालूम ही है। तो z का मतलब एटॉमिक नंबर, n का मतलब बोलो कक्षा की संख्या, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, z आपको मालूम ही है, जो आप भी मैंने लिख दिए हैं। तो आप इससे इलेक्ट्रॉन का वेग निकाल सकते हैं। किसी भी कक्षा में भी आपको कक्षा दे दी जाए तो इसका उपयोग करके आप इलेक्ट्रॉन का वेग भी निकाल सकते हैं। तो n हमको इतनी इंफॉर्मेशन देता है। अब लिखिए दूसरी क्वांटम संख्या, इसको अपन बोलते हैं द्वितीयक क्वांटम संख्या। द्वितीयक क्वांटम संख्या, इसी का दूसरा नाम है दिगंशी क्वांटम संख्या। दिगंशी क्वांटम संख्या। और बच्चों दिगंशी क्वांटम संख्या को इंग्लिश में हम बोलते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर। इसी का इंग्लिश टर्म है एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर। और बच्चों इसे डिनोट किया जाता है एल से। ये एक टर्म है एल,
एल से इसे डिनोट किया जाता है। एजीमुथल क्वांटम नंबर को एल से डिनोट किया जाता, एल से बताया जाता, इसका सिंबल एल है। अब इससे हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, इस बात को समझना है। तो सबसे पहली बात हमें ये बतलाता है कक्षा में उप कक्षाओं की संख्या। कक्षा में उप कक्षाओं की संख्या, कक्षा में उप कक्षाओं की संख्या, ठीक है, ये आपको बतलाने वाली एल है। ये देखो, आपको अब भी लिखा था पहली कक्षा जिसे आपने नाम दिया था के, दूसरी कक्षा जिसे आपने नाम दिया था एल, तीसरी कक्षा जिसे आपने नाम दिया था एम। तो उपकक्षाओं की संख्या एन के बराबर ही होती है। पहली कक्षा में एक उपकक्षा, दूसरी कक्षा में दो उपकक्षा, तीसरी उपकक्षा में तीन, चौथी उपकक्षा के एल एम एन, चार उपकक्षा है ये। अब बोले सर इनके नाम, बच्चों नाम, इनके नाम मैं यहां पर लिख देता हूं, नाम, उपकक्षाओं के नाम। उपकक्षाओं के नाम, पहले में केवल एक ही उपकक्षा है जिसे एस कहा गया, दूसरे में दो होंगी, इसका नाम, एक का नाम एस होगा, दूसरे का नाम पी होगा, तीसरे में तीन होंगी, एस पी और डी, चौथे में चार होंगी, एस पी डी और एफ, पांचवे में अगर मैं 5 के एलिमेंट ओ दे देता, ये पांचवी कक्षा दे देता, तो इसमें 5 होते बच्चों, और इसका नाम हो जाता एस पी डी एफ जी। ऐसा बोले सर जी तो हमने कभी सुना नहीं, तो कोई बात नहीं, आपने नहीं सुना क्योंकि वो होता नहीं है एक्चुअल में। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए तो ये 5 तो होंगे ना, 5 में 5 होंगी, 10 में 10 होंगी, 6 में 6 होंगी, पर उनका उपयोग नहीं है। हमारा एफ ऑर्बिटल लेंथेनाइड एक्टिनाइड में एफ ऑर्बिटल 4f 5f तक कंप्लीट हो जाता है, इसलिए हमें जी की कभी जरूरत नहीं पड़ी, पर होता है, ठीक है। अगर मैं छठवीं दे दूं तो 6 उपकक्षाएं होंगी, तो इसमें हो जाएगा एस पी डी एफ जी और एक और बढ़ जाएगी एस। तो इस तरह से उपकक्षाएं बढ़ते चली जाएंगी, और अब आपको उपकक्षाओं के नाम समझ आ गए होंगे। बोले सर ये भी एस, ये भी एस, ये भी एस, ये भी एस, तो हम कैसे पहचाने? तो मैं आपको बात समझाऊंगा, पहले लिख लो। देखो ये 1 है, ये 1 हो गया, ये 1, ये 2 है, तो ये 2 का एस है और ये 2 का पी है। अब ये एस हो गया 2 का और ये एस हो गया 1 का। 3 में देखिए, तो ये हो गया 3 का एस, ये हो गया 3 का पी, ये हो गया 3 का डी। 4 में देखिए, 4 का एस, तो अब आपको एस की बात क्लियर, ये एस है, ये भी एस है, ये भी एस है, ये भी, पर ये 4 का एस है, ये 1 का एस है, डिफरेंस ये है। ये 4 का पी है, ये 3 का पी है, ये 4 का डी है, ये 3 का डी है, और ये 4 का एफ है। इसमें एफ नहीं है, इसमें एफ नहीं है, ये देखिए 3 में एफ नहीं है, ये नहीं है, इसमें 2p में 2d 2f ये नहीं है, इसमें p भी नहीं है, d भी नहीं है, f भी नहीं है, ये कुछ नहीं है। तो जो है वो इंपॉर्टेंट है और जो नहीं है वो उनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सब जानते हैं कि 2 में 2d नहीं होता, और बहुत सारे क्वेश्चनों के आंसर हम 2d से देते हैं कि भाई इसमें 2d, 2 में 2d होता ही नहीं है, तो ये संभव ही नहीं है चीज। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट, समझ आ गया? तो ये बच्चों नहीं है, ये बात काफी इंपॉर्टेंट, इसको आप रेड कलर से लिख करके ऐसा क्रॉस लगा लेना। लिख लिया आपने? अच्छे से इसको समझ गए आप लोग? तो बोले सर इसमें क्वेश्चन क्या आएगा? तो क्वेश्चन हो गया
2 में कितनी उपकक्षाएं होती हैं, तो आंसर हो गया 2। कौन कौन सी होती हैं, तो आंसर हो गया 2s और 2p। 2d नहीं होगा। जैसे आपको क्लियर हो गया होगा इस तरह से। कौन सा क्वेश्चन हो गया, कौन सा या कौन सी उपकक्षा का अस्तित्व नहीं है। मैं भी बोल रहा हूं, ए सपोज आपको दे दिया 2p, बी आपको दे दिया 3d, सी आपको दे दिया 3f, डी आपको दे दिया 4f। अब बताओ, तो आंसर हो गया 3f का अस्तित्व नहीं है। 3 में 3s है, 3p है, 3d है, पर 3f का अस्तित्व नहीं होता। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। अब क्वेश्चन उल्टा आ जाए कि 3 में कौन का अस्तित्व है, तो 3s है, 3p है, 3d है, माने s है, p है, d है, पर f नहीं। तो बताओ, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया कि नहीं। उपकक्षाओं के नाम और उनके अस्तित्व पर आने वाले क्वेश्चन हो गए क्लियर सबको। Yes, sir. अब देखिए, जो L के मान है वो S उपकक्षा, ये इधर उपकक्षा है, S उपकक्षा के लिए L का मान 0 होता है, P उपकक्षा के लिए 1, C के लिए 2, S के लिए 3 होता है, G के लिए 4 होता है, H के लिए 5 होता है। बट ये होते नहीं है, इनको हमें कभी जरूरत नहीं पड़ती, बस केवल ये हमें समझने होते हैं S2 DS 4। पर इनको आप लिख लेना तो ये L के मान हो जाएंगे। लिख लो इसको। अब देखो, लिख लिया आप लोगों ने ये। अब पहली कक्षा, यहां पर कक्षा, ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से मैंने अब दोबारा बनाना पड़ेगा मुझे उपकक्षा। इसमें S है, इसमें S और P है, इसमें S P और D है, इसमें S P D और F है, ये है। अब इनके आपको मान लिखने हैं, L के मान, L के मान, बहुत ध्यान से सुनना, L के मान। ये देखिए, S के लिए मान 0 होता, अकेला 0 है। P आ गया इसमें, तो इसमें एक मान हो गया 0, दूसरा मान हो गया 1। ये देखिए, D के लिए 2, तो यहां पर आ गया, A के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2, ये 3 मान हो गए। देखिए, और यहां देखिए, S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2, S के लिए 3। तो इसमें आपको L के मान क्लियर हो गए, ये L के मान क्लियर हो गए आपको ये। हो गया बच्चों ये। इसको फिर से देखिए। अब ये सिंपल बात समझ आ गई आपको कि नहीं आई, ये बताओ। Yes, sir. तो यहाँ कक्षा का मतलब n होता है, n उपकक्षा ये लिख दिए हैं, उनके लिए L के मान ये लिख दिए हैं। एक है तो एक ही मान होगा। मेरी कक्षा में यदि एक स्टूडेंट है तो एक ही रोल नंबर होगा, 2 स्टूडेंट है तो 2 रोल नंबर होंगे, 3 स्टूडेंट है तो 3 रोल नंबर होंगे, 4 स्टूडेंट है तो 4 रोल नंबर होंगे। तो L के मान, अब ध्यान से सुनना, n के मान पर निर्भर करते हैं। L के मान 0 से n-1 तक होते हैं। L के मान 0 से n-1। देखो ध्यान से,
0 से n-1। ये देखिए 2, n का मान यदि 2 रख दूं तो एक मान 0 है और 2 - 1 तो एक मान 1 हो जाएगा, 0 से n-1 तक। आ गया समझ? ये 4, यदि आपने n4 ले लिया बच्चों तो देखिए 0 1 2 3 माने 0 से स्टार्ट करता हुआ n-1, n का मान 4 है, और यदि तुम यहाँ पे 4 रख दोगे तो 4 - 1 क्या हो जाएगा? 3। तो 0 से 3 तक, 0 से 3 तक क्या आएगा? 0 1 2 3। अब बताओ 0 से n-1 तक की बात क्लियर हो गई? ये बात क्लियर हो गई अच्छे से? Yes, sir. तो लिख लो इसको। अब कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि L के मान किस पर निर्भर करते हैं, तो ये N के मान पर कहां तक है? 0 से स्टार्ट करके n-1 तक। तो बच्चों L के मान N के मान पर निर्भर करते हैं, ऐसा स्टेटमेंट लिख लेंगे इसको देख के। L के मान N के मान पर निर्भर करते हैं जो 0 से n-1 तक होते हैं। समझ आ गया आप लोग को? चलिए दूसरी बात, जो द्वितीय क्वांटम संख्या या दिगंती क्वांटम संख्या है, यह इलेक्ट्रॉन का कक्षक में या उपकक्षा में कोणीय संवेग की जानकारी देती है। L इलेक्ट्रॉन का उपकक्षा में कोणीय संवेग। यहां बच्चों देखना, उपकक्षा में भी या, और उपकक्षा के सारे ऑर्बिटल एक जैसे होते हैं, तो कक्षकों में या कक्षकों में, कक्षकों को अपन इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्बिटल्स में, ऑर्बिटल्स में। तो इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग ऑर्बिटल्स में भी, इसी का दूसरा नाम हो जाता है इंग्लिश में ऑर्बिटल कोणीय संवेग। ऑर्बिटल कोणीय मतलब एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ये तीनों का मतलब एक ही होता है, और ये mvr इक्वल टू होता है √L+1 इंटू h/2π। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी पर आए हैं, पूरी नीट में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी पर आए हैं। ये ऑर्बिटल कोणीय संवेग, कक्षक कोणीय संवेग, इंग्लिश में भी लिख दिया मैंने। तो आपको उपकक्षा में दिया जाए या कक्षकों में दिया जाए या ऐसा बोला जाए, ये कोणीय संवेग √L+1 इंटू h/2π के बराबर होता है। तो पहले ही आप लिख लो, फिर मैं आपको क्वेश्चन देता हूं और आपको समझ आ जाएगा। ये देखो, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो √L+1, और ये जो h/2π है इसको आप अकेला ऐसा करके भी लिख सकते हो। लिख लिया? अब ध्यान से देखो, इधर ध्यान देखो, ध्यान से। L का मान 0 अर्थात s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, ये देखो L का मान 0, L का मान 0 बेटा किस में होता है? S के लिए होता है। तो S ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग काय के बराबर है? देखिए L का मान तो हो गया 0, 0+1 इंटू h/2π, ये आ गया 0। तो
एस ऑर्बिटल में या एस उपकक्षा में, देखिए उपकक्षा भी लिखा है, ऑर्बिटल भी लिखा है, एल का मान 0 भी लिख दिया और एस ऑर्बिटल भी लिख दिया। तो एस ऑर्बिटल पूरा लिखना, आप मेरे पास स्पेस कम था। एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग कितना होता है? 0 होता है। लिख लिया बेटा? यहां देखिए, अगर मैं ये क्वेश्चन बदल दूं, ये आया है आपको नीट में, ये नीट में आया है आंसर 0, ये नीट में आया एल का 1 वैल्यू 1 हो, अर्थात ये हो गया पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल दें या पी उपकक्षा दें, बात एक ही है, बार बार बोल रहा हूं। पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, तो एल का मान हो गया 1, एल का मान हो गया 1, 1 + 1 √2, ये आंसर आ गया आपका √2 इंटू h/2π। और इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो √2 इंटू एच डिराक कट, ऐसा भी लगा सकते हो। इसको ऐसा भी लिख सकते हो √2 इंटू h/, देखिए 2 को 2 बार ऐसा लिख सकते हो आप, ये ऊपर है, इसको 2 को आप 2 बार ऐसा लिख सकते हो इंटू पाई, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये बचा h/√2π। ये नीट में पूछा गया, यही का यही आंसर h/√2π। √2 इंटू √2 लिख सकते हो कि नहीं? 2 को 2 = √2 इंटू √2, तो √2 से √2 ये कैंसिल हो जाएगा, h/√2π। ये आपको नीट में पूछा गया, यही आंसर पूछा गया ये वाला। तो आप बताओ मुझे, ये समझ आ गया आपको? समझ आ गया आपको ये? Yes, sir. तो ये आप पूरा अच्छे से पढ़ लीजिए। अब ये भी आया है आपको, एल का वैल्यू यदि 2 हो, अर्थात ऑर्बिटल हो जाएगा डी में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, तो बच्चों एल का वैल्यू 2 दिया जा रहा है, तो यहां पर आप एल का वैल्यू 2 रख दीजिए, तो यहां आपको मिल जाएगा √6h इंटू, तो ये आपको ये हटा देंगे ये वाला, और ये आप इस तरह से लिख सकते हैं। ये आपको आया है नीट में, ये √6h डिराक, √6h डिराक, तो ये आपको पूछा गया है, इसे ध्यान रखिए, √6 इंटू h डिराक। ये आपको ये आंसर, ये वाला आंसर नहीं था, ये वाला आंसर। तो अब आपको इलेक्ट्रॉन का कक्षक में या उपकक्षा में कोणीय संवेग की जानकारी देने वाला यह क्वांटम नंबर होता है एल। अब ध्यान से सुनना, एल से हमको उपकक्षा में या कक्षकों में कोणीय संवेग पता लगा, इसलिए इसका दूसरा नाम, दिगंती क्वांटम संख्या का दूसरा नाम, दिगंती क्वांटम संख्या का दूसरा नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, भी आया है, दिगंती क्वांटम संख्या, इसका दूसरा नाम कोणीय संवेग क्वांटम संख्या बन गया, कोणीय संवेग क्वांटम संख्या। तो दिगंती क्वांटम संख्या का दूसरा नाम हो गया कोणीय संवेग क्वांटम संख्या। ठीक है? बोले सर कोणीय संवेग तो एन से भी पता चला था ना बेटा, ये स्पेशल है, एन तो ऑर्बिट है, ऑर्बिट के अंदर सब ऑर्बिट और सब ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिटल, ये ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है उपकक्षा में अथवा ऑर्बिटल में। तो कोणीय संवेग क्वांटम संख्या दूसरा नाम होता है दिगंती क्वांटम संख्या का। तो इस तरह से हम द्वितीय क्वांटम संख्या के बारे में पूरी जानकारी जुटा सकते हैं। अब बताइए, ये बातें पूरी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई कि नहीं? आज एन और एल के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन, एन और एल के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन आपको क्लियर हो गई अच्छे से?
Yes. यस और नो? तो Yes. आपको आज की क्लास यहीं पर फिनिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। और जो भी प्रॉब्लम हो बताइए, पढ़ते रहिएगा, एनसीईआरटी लगातार पढ़िए। आपका अब सिर्फ 2 या 3 क्लास का एटॉमिक स्ट्रक्चर बचा है, ठीक है। मैं अगली क्लास में एम और एस और क्वांटम नंबर से रिलेटेड सारी बातें समझाऊंगा, ठीक है। और थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।